हेलो बच्चों, तो आ गए हम आपके लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो है वो एक्स्ट्रा है नीट, यूपी और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। जो नीट वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग है ये, और इसको मैंने L13 इसलिए दे दिया है क्योंकि अगर दूसरे बच्चे भी पढ़ेंगे तो उनके लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन देना ही है। ठीक है, चलिए, तो हमारा चैप्टर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको पता ही था क्या क्या पढ़ लिया है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्स्ट्रा जो कुछ टॉपिक है, जैसे जीवाणुओं का महत्व पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हानिकारक क्रियाएं उनकी क्या है वो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद जीवाणु की कोशिका संरचना पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, और उसके बाद हम वायरस का जीवन चक्र पढ़ने वाले हैं, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जीवाणुओं का आर्थिक महत्व देखेंगे कि जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है। तो जीवाणुओं का जो आर्थिक महत्व है वो कुछ ऐसा है, जीवाणुओं से मानव जाति को लाभ व हानियां दोनों ही होते हैं, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जीवाणुओं की लाभदायक या हानिकारक स्थितियां बताइए। ऐसे ही वायरस की भी आती है और ऐसे ही कवकों की या सबकी पूछी जा सकती है। तो हमें सबकी हानियां और लाभ दोनों याद कर रखने हैं, और जीवाणुओं की आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाभदायक क्रियाएं, जो उसकी यूजफुल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती है, यानी कि जीवाणु हमारे क्या काम के हैं। बीमारियां तो फैलाते हैं, वो तो नुकसान है, लेकिन कई ऐसे जीवाणु हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, उनके बिना हमारी बहुत सारी चीजें अटक जाएंगी। देखते हैं क्या है। जीवाणुओं से होने वाली लाभदायक क्रियाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला, उद्योगों में जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसमें मेन जो काम है वो कई बैक्टीरिया करते हैं। जैसे पहला देखते हैं, उपयोगिता देखते हैं इनकी। डेयरी उद्योग में, डेयरी का मतलब जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं, दही है, दूध है, मक्खन है और चीज है, ठीक है, जितने भी आप ये दूध या उससे जुड़ी हुई चीजें पढ़ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया काम में आते हैं। सबसे पहला, दूध में उपस्थित स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, ये हमने जब ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का प्रैक्टिकल किया था और जब उसे पढ़ा भी था, अंतर भी पढ़े थे, तब ये बात मैंने बताई थी कि दही में एक बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट तो होता ही है, साथ में स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, जो दही की लैक्टिक जो कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से दही खट्टा भी हो जाता है। साथ में चीज और पनीर में भी इनका बहुत योगदान होता है। ये फायदेमंद है, नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है आप आज से दही खाना बंद, बैक्टीरिया है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, और ये देखे भी हमने, अगर आपने प्रैक्टिकल देखा है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव वाला, तो उसमें कोकस भी दिख रहे हैं, गोल गोल जो थे, जो गोल गोल थे वो कोकस थे, और जो ऐसे लंबे लंबे थ्रेड वाले दिख रहे थे वो बेसिलस थे। तो दोनों टाइप के मिलते हैं, क्योंकि ये लैक्टिक बनाते हैं तो इनको लैक्टस लगा दिया। और स्ट्रेप्टो किसको कहते हैं ये बताया था, जब श्रृंखला में मिलते हैं ऐसे तो उसको स्ट्रेप्टो कहते हैं। तो है तो कोकस, लेकिन कैसे हैं, श्रृंखला वाले। नेक्स्ट जो है वो है एसिटिक अम्ल के उत्पादन में। ठीक है, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में क्या है, हाँ, इनमें दूध दही के अलावा, जैसा कि मैंने दही बोला, इसके अलावा चीज में भी ये काम में आते हैं। ठीक है, चीज जो होता है, जो पिज्जा पे घिस घिस के हम खाते हैं, वहां पे भी काम में आते हैं। दूसरा, ये जो डेयरी उद्योग के अलावा और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे आप जो ये मट्ठा बनाते हैं, मट्ठा क्या है, मट्ठा ये श्रीखंड वगैरह बनाते हैं, उसमें भी, हालांकि वो दही से बनता है ना, तो उसमें भी काम में आते हैं ये खमीर वाली चीजों में। तो काफी चीजों में जो है वो ये काम में आते हैं। फिर उसके बाद है एसिटिक अम्ल बनाने में, जो जिसे हम सिरका कहते हैं। सिरका क्या है, सिरका क्या है, जो आप ये चाइनीज फूड खाते हो उसमें पानी जैसा वो डालते हैं ना, वो क्या होता है,
वो एसिटिक एसिड या सिरका होता है, खट्टापन लिए हुए रहता है। वो कैसे बनाया जाता है, उसमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया का योगदान होता है। हालांकि एसिटिक अम्ल बनाने में कवक भी योगदान देते हैं। जब आप कवक के उपयोग पढ़ेंगे तो उसमें भी, या पढ़े हैं हमने, तो कवक में भी एसिटिक अम्ल बनते हैं, लेकिन साथ में बैक्टीरिया का भी योगदान होता है। तो उत्पादन में जैसे एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक अम्ल से इसका नाम याद रखो, एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु द्वारा शर्करा के घोल से सिरके का उत्पादन होता है। शर्करा मतलब शक्कर, कार्बोहाइड्रेट, शक्कर मतलब नॉर्मल शक्कर भी नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है ना, ये सारी, इनका किण्वन करके ये जो बैक्टीरिया होते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी, इससे क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, सिरका बनता है। कृषि में भूमि उर्वरकता बनाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो खेतों में जो खेती कर रहे हैं, वो क्या है, खेत में या तो केमिकल डालो तो अच्छा पादप उगता है, या फिर हम आजकल क्या डालते हैं, खाद डालते हैं। खाद से क्या होता है, मैन्योर जिसको कहते हैं, वो कार्बनिक पदार्थों का मिक्सचर, सड़ी गली सब्जियों को, है ना, पत्तियों को पहले गड्ढे में डाल के सड़ाते हैं, उससे खाद बनाते हैं और वो वहां पे डाली जाती है, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। तो इनमें कुछ बैक्टीरिया, ये जो सड़ा रहे हैं हम सड़ी गली सब्जियों को, कंपोस्ट बना के डाल रहे हैं, उन कंपोस्ट में क्या है, उन कंपोस्ट में बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया को खाना चाहिए, तो ये सड़ी गली चीजों से तो खाना और कुछ गैस उत्पन्न करते हैं, जैसे मीथेन है ना, सल्फर है ना, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, और ये सब मिट्टी में मिलेंगे तो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी और पादपों को भी इससे फायदा होगा। तो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, मतलब सॉइल की उर्वरकता बढ़ा रहे हैं। जीवाणु भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में उपयोगी है। ये निम्न प्रकार के हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले अमोनिकारक जीवाणु, ये क्या होते हैं, एक बात पहले भी मैंने आपको बताई कि जो जीवाणु होते हैं वो जनरली सड़ी गली या सड़े हुए मरे हुए जीवों पे, है ना, ऐसे उगते हैं। तो ये जो अमोनीकृत जीवाणु है या अमोनिकारक जीवाणु है, ये क्या करते हैं कि जैसे ही पादप है, सबकी लाइफ निश्चित है, भाई हमने पढ़ा है मृत्यु तो क्या है, सबकी निश्चित है। जब कोई जीव में सब आ गए, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे कोई भी हो, तो जब कोई जीव मरता है तो वो क्या होगा, सड़ेगा। और जब सड़ेगा कैसे, इन जीवाणुओं की मदद से। जीवाणु उस पर अटैक कर लेंगे और धीरे धीरे उसको खाएंगे, उसकी कोशिका को गलाएंगे। तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो सारी किससे बनी हुई है, वो कार्बनिक और अकार्बनिक, कुछ कार्बनिक भी है मैक्सिममली और कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी है। उनको सड़ा के ये जीवाणु क्या करते हैं, सरल अम्लों में बदल देते हैं और मिट्टी के अंदर उसको मिक्स कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में भी वृद्धि होती है, प्लस पर्यावरण भी शुद्ध होता है, क्योंकि सड़ी हुई चीज पड़ी रहेगी तो बदबू आएगी ना। तो इनका काम तो खाने का है, लेकिन साथ में ये पर्यावरण में भी हेल्प कर रहे हैं। देखिए ये अमोनीकृत क्या होते हैं, ये सड़ी हुए पादपों में जो अमोनिया होता है या जो नाइट्रोजन और नाइट्रेट होती है, उनको अमोनीफाई कर देते हैं, मतलब अमोनिया में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे बैसिलस माइकोइडीज, आपको चाहें तो ये नाम याद ना रखें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि एसिटोबैक्टर में आपको याद रखना है एसिटोबैक्टर एसिटी, वो है जो जरूरी नहीं है, मैं आपको बोल दूंगी कि आप इसको भूल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये उपयोग ध्यान में रखिए। ये सिर्फ बता दिया है, हालांकि इस पर कभी कोई पूछा नहीं गया। तो ये जो बैसिलस माइकोइडीज है, ये जीव जंतु और पेड़ पौधों के प्रोटीन्स व उनके अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो हम वेस्ट निकालते हैं शरीर से बाहर, है ना, फ्रेश होते हैं, जो पॉटी वॉटी करते हैं, वो भी क्या होती है, सड़ेगी, जमीन में जा रही है, कहीं भी जा रही है, सड़ेगी तो सही, उनको अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। ये अमीनो अम्ल अमोनिकारक जीवाणु द्वारा अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। अमोनिया किसे कहते हैं, NH3, थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ लो साथ में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनियम भी होता है, ये अमोनिया में परिवर्तित करते हैं और उसको मिला देते हैं। पर्यावरण, नाइट्रोजन साइकिल चल रहा है एक तरह से, देखो सबका साइकिल चलता है, चाहे सल्फर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे जल हो, है ना, प्रकृति में सब लिमिटेड है। ये क्या, एक चक्र चलता रहता है, जिससे हमारे प्रकृति में नाइट्रोजन, सल्फर, पानी, ये सब बैलेंस होता रहता है। तो ऐसे नाइट्रोजन का भी साइकिल चलता है। थोड़ा था 10th में आपने इसको पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन पर्यावरण से पादपों में जाती है, फिर पादप जब सड़ते हैं तो वो जमीन में मिल जाती है,
फिर जमीन से वापस कुछ बैक्टीरिया उसको नॉर्मल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और वो फिर कहाँ मिल जाती है, वायुमंडल में। ये मैंने शॉर्ट में समझाया। तो पहला स्टेप उसका यही है कि जब मृत हो जाते हैं तो वो अमोनिया में बदल जाती है वो नाइट्रोजन। अमोनिया भूमि में उपस्थित लवणों के साथ मिलकर अमोनियम लवण निर्मित करती है और यह क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। पहला स्टेप हो गया, सड़ गए सारी चीजें और अमोनिया में बदल गई और मिट्टी में मिल गई, क्योंकि हम में क्या है, नाइट्रोजन है। हमारी कोशिकाएं या पादपों की कोशिकाओं में भी नाइट्रोजन होता है। दूसरी चीज, सेकेंड स्टेप, वही नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा, नाइट्रीकारक जीवाणु। ये क्या करते हैं, कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोसोकोकस, ये याद रखने, नाइट्रोसोमोनास, इसको भी याद रखना है। पहले अमोनिया में बना दिया, जो अमोनीकृत थे उन्होंने क्या कर दिया, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन को, वो मिट्टी में मिल गया। अब उस अमोनिया को वायुमंडल में भी तो ले जाना है नाइट्रोजन की फॉर्म में। तो आगे के स्टेप में ये दो जीवाणु जो है ये क्या करेंगे, अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल देते हैं। नाइट्राइट का फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। और कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोसोबैक्टर या नाइट्रोसोबैक्टर नाइट्राइट को पुनः ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदल देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा 10th में पढ़ा है आपने और याद तो रखना ही है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बस ये कन्वर्ट हो गया। अब फाइनल नाइट्रोजन में बदलना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु आपने पढ़े हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था और साइनोबैक्टीरिया में हमने नोस्टॉक के बारे में पढ़ा था और एजोबैक्टर के बारे में भी पढ़ा था। मैंने बताया था ये जो दो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया तो क्या साइनोबैक्टीरिया है, जो क्या करते हैं, पादप जो होते हैं वो जनरली जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं वैसे नहीं ले पाते, तो उन्हें क्या सॉइल से चाहिए, मिट्टी से चाहिए। तो ये जो बैक्टीरिया है नोस्टॉक और एजोबैक्टर, ये क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को श्वसन के द्वारा, अपने खुद के श्वसन के द्वारा किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं या अमोनिया में बदल देते हैं, जिससे वो सॉइल में मिक्स हो जाए ताकि पादप उसको क्या कर सके, अवशोषित कर सके। फिर ये पादप मरेंगे तो वापस वो अमोनिया कहाँ चला जाएगा, मिट्टी में। और फिर वही जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया, दूसरे जीवाणु उस अमोनिया को फिर से नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलेंगे और फिर एक जीवाणु वापस उस नाइट्रोजन को वायुमंडल में छोड़ देंगे। चक्र चलता रहेगा। वो चक्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा बातों से ही समझा रही हूँ। कुछ जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनेसी या लेग्यूमिनोसेरम, ये लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं, कई जगह ऐसे लेग्यूमिनेसम भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। लेग्यूमिनोसी क्यों कहा जाता है ऐसे, क्योंकि ये लेग्यूम पादप में होते हैं। अब लेग्यूम पादप क्या है, लेग्यूम का मतलब होता है गांठ। मटर, जितनी भी आपकी दालें हैं, इनकी जब हम जड़ें देखते हैं तो इनकी जड़ें में क्या होते हैं, छोटी छोटी गठाने होती है, ऐसी फूली हुई। ये गिठाने क्यों होती है, क्योंकि इनमें ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु रहते हैं। क्या करते हैं ये वही काम करते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको पौधों के लेने लायक नाइट्रोजन यौगिकों में बदलते हैं। ठीक है, कुल लेग्यूमिनेसी कुल समझा दिया आपको। मटर है, दालें हैं, ये सारे लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर आते हैं। पादपों का क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो ये आएगा। पादपों की मूल ग्रंथियां समझ गए ना, रूट्स, जड़ें, ठीक है, के साथ सहजीवन करते हैं। कौन सा जीवन, सहजीवन। ये तो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन लेके पादपों को दे रहे हैं। मिलेगा क्या इनको, भाई जड़ के अंदर रह रहे हैं ना, रहने की जगह प्रोवाइड करवा रही है इनको पादप। साथ में पादप जो खाना बना रहा है वो भी ये क्या कर रहे हैं, उसका यूज करके अपना खाना बना रहे हैं, उसको अवशोषित कर रहे हैं, रहने की जगह मिल रही है। सहजीवन प्रदर्शित करते हैं और दोनों को लाभ होता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, ये है कुछ स्पेशल बीमारियां जो जीवाणु फैलाते हैं।
तो यहाँ से क्या शुरू हो रही है, हानियाँ, कि जीवाणु हमें क्या हानि पहुँचाते हैं। वैसे तो सबको पता है बीमारियाँ फैलाते हैं, तो ये बीमारियाँ जो मैं यहाँ लेके आई हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछी हुई है, इसलिए इनको हल्के में ना ले, बहुत भारी भारी है ये। सबसे पहली है निमोनिया। निमोनिया जो है वो एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। देखो सेम से नाम मिलेंगे, निमोनिया, निमोनी, ऐसे आपको याद हो जाएंगे जनरली। तो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से फैलता है। क्षय रोग, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, टीबी, ठीक है, टीबी जिसे हम कहते हैं, वो किससे फैलती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलती है। देखो मैंने कहा पीछे पीछे वाले वर्ड सेम से मिलेंगे, आपको जल्दी से याद हो जाएगी, और पहले आपने कभी की हुई भी होगी 9th 10th में, ठीक है। टिटनस, ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, नाम मिल रहा है, ठीक है। सिफेलिस, टिटेनी क्या होती है, चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। निमोनिया तो आपको पता है एक प्रकार का बुखार होता है, जिसमें बच्चों में जनरली हो जाता है, ठंड के टाइम उनके फेफड़ों में क्या जम जाती है, म्यूकस जम जाती है, और फिर आपने देखा होगा बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसको निमोनिया हो गया, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आपको पता है लंग्स में ही होती है, ब्लड वर्ड आने लगता है खांसी के साथ, और कई लोगों की उसमें डेथ भी हो जाती है, खून की उल्टियाँ भी होती है। टिटेनस क्या है, टिटेनस में बोन से रिलेटेड बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि बोन जो है वो धीरे धीरे अकड़ने लग जाती है ना, मूवमेंट कम हो जाता है बोन का। और ये किससे भी होता है, आपने देखा होगा टिटेनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्यों, ताकि आप बोलते हैं लोहे वोहे से कट जाते हैं तब भी टिटेनस फैलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि लोहे में रस्ट होता है, और रस्ट में अगर ये टाइप का कोई बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये जनरली ऐसी जगहों पे ही मिलता है, तो आपको फिर टिटेनस रोग हो सकता है। और पैर वैर अकड़ जाते हैं ना, इसमें धीरे धीरे हड्डियाँ अकड़ने लग जाती है, दांत खुलना बंद हो जाते हैं, दांत एकदम ऐसे चौक हो जाता है, खुल नहीं पाता, उसको 2 लोग ऐसे करते हैं तब सांस लेने में भी दिक्कत होती है फिर उसमें। फिर है टाइफाइड। टाइफाइड भी एक प्रकार का बुखार है, इसमें भी वही उल्टी दस्त वगैरह होते हैं, सबने सुना है। ये साल्मोनेमा टाइफाई से होता है। ये सारे जनरली मुझे लगता है आपने कभी लोअर क्लास में पढ़े होंगे और याद होने चाहिए, नहीं भी पढ़े हैं तो भाई बायो ली है, इतना तो हम याद कर सकते हैं कुछ बीमारियां और उनके नाम, ठीक है। कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रोसी कहते हैं, ये किससे होता है, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। सबके पीछे पीछे वाले नाम से बीमारियां हैं, ठीक है, ये याद रखो। उसके बाद ये वो तो थे जंतुओं में या किसी एनिमल में रोग, ये किस में रोग है, ये पादपों में है, प्लांट्स में। सबसे पहला सिट्रस कैंकर, ये होता है नींबू के अंदर। नींबू जो होगा ना वो पेड़ पे लगा ही सड़ने लग जाएगा, उस पर फफूंद आ जाए, फफूंद तो नहीं होती लेकिन फफूंद जैसा हमें लगता है, पाउडरी सब्सटेंस उसके अंदर हो जाता है, सफेद सफेद पाउडर। ये होता है जेंथोमोनास सिट्री से, कई जगह इसको सिट्रियाई भी बोलते हैं, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग की वजह से, सिट्रियाई, ठीक है, सिट्रियाई भी बोलते हैं कई जगह पे इसको। ब्लाइट ऑफ पैडी, पैडी मतलब चावल, चावल का मैंने आपको नाम बताया है, चावल का नाम होता है ओराइजा, ठीक है, ओराइजा, ओराइजा सेटाइवा, तो उसका नाम लगा दो पीछे। देखो सिट्रस किसको कहते हैं, नींबू को, तो इसमें हमने सिट्रस नींबू में हो रहा था तो उसको क्या कर दिया, जेंथोमोनास सिट्री। अब चावलों में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जेंथोमोनास मालवेसियसिस, या जेंथोमोनास ओराइजी भी एक होता है, ये भी क्या करता है, जेंथोमोनास ओराइजी चावल की पत्तियों में रोग फैलाता है। दोनों आप लिख सकते हैं, मालवेसियसी भी लिख सकते हैं। मालवेसियसी क्यों लिखा है, क्योंकि ये चावल जो है वो मालवेसी का मेंबर है। और एक ओराइजी भी होता है, जेंथोमोनास ओराइजी, ये क्या करता है, पत्तियों में पर्णशीलता बनाता है, पत्तियां गिरने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है, उसको भी चावलों में ही होता है। आलू का रिंग रोट, रिंग रोट क्या होता है, अभी अब आलू का रिंग रोट ये है कि आलू जो है उसकी पत्तियां भी सड़ने लग जाएगी, आलू में ट्यूबर बनना बंद हो जाएंगे, आलू बिना शेप का हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिंग रोट रोग। और ये किससे फैलता है, जेंथोमोनास सोलेनियसिस। क्यों, क्योंकि आलू है वो सोलेनेसी का मेंबर है, मेंबर के नाम से दे दिया, मतलब कुल के नाम से दे दिया इसको। चलिए अब है औषधियों में, जीवाणु से क्या औषधियां बनाई जा सकती है।
जीवाणुओं में निम्नलिखित एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है। पहली, ये इंपॉर्टेंट है, पहली वाली स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से मिलेगी। इस पे नीट पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। वो जो ज़ैंथोमोनास की बात की हमने, ये वाला क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। ये ऐसे कि वही 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, पूछ लेंगे कि ये सिट्रस कैंकर किस जीवाणु से होता है, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए तो फिर बताना, तो आपको सभी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नियोमाइसिन, इसको थोड़ा याद रख ले, इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन तो नहीं आया इस पे कभी, लेकिन वही हमें तो याद रखना है। 2 ही लाई हूं मैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी याद रहेगा, अगर सीआईडी देखते हो तो उसमें फ्रेडी आता है, मैं तो देखती हूँ तो मुझे तो याद है स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी। चलिए नेक्स्ट है जीवाणु कोशिका की संरचना। हालांकि वही प्रैक्टिकल में हमने ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बारे में पढ़ा, तो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया ही है, उनके बारे में आता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा हमने अंतर लेकर पढ़ा था। आज थोड़ा सा हम जनरली इसको ले लेते हैं कि एक बैक्टीरिया में क्या होता है। इवन दो कि हम उसको चैप्टर में मैं आपको बीच में बताती आई हूँ, लेकिन ये स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि वही मैंने कहा ये बहुत से एग्जामों में इस चैप्टर से, ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बहुत से क्वेश्चन, जो बच्चे हमारे बैच से जुड़े हुए हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस चैप्टर के नीट के क्वेश्चन देखोगे ना, भरमार लगी हुई है, भरमार, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि उसको एनसीईआरटी कवर नहीं करती है, और हमें थोड़ा सा वही कुछ बोर्ड का भी है, दूसरे बोर्ड से भी आते हैं, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हर नज़रिए से। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल हम पढ़ेंगे अभी, और उसमें हम पढ़ेंगे स्लाइम परत, यानी सबसे बाहरी परत। देखो बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे 2-3 चीज़ें। सबसे पहले उसकी आउटर लेयर, जिसको बोल रहे हैं हम आउटर स्लाइम, उसके बाद हम उसका कोशिका द्रव्य में क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद केंद्रक पे आएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्लाइम परत। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति के बाहरी स्तर का निर्माण पॉलीसैकेराइड एवं अमीनो अम्ल द्वारा निर्मित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से होता है, ठीक है। क्या होता है, जीवाणु की जो क्या है, कोशिका भित्ति के बाहरी स्तर, मतलब कोशिका भित्ति के बाहर की बात कर रहे हैं, ये कोशिका भित्ति है। इसके बाहर की तरफ एक और लेयर होती है, जिसको मैं अभी ऐसे बना रही हूं। ये जो लेयर होती है ये पॉलीसैकेराइड्स की और पॉलीपेप्टाइड की। पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे यूनिट्स, और पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन के बहुत सारे यूनिट की बनी होती है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, स्लाइम। कब तक, जब तक इसमें क्या हो, सिर्फ पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड हो। जब इस लेयर में नाइट्रोजन के सब्सटेंस भी आने लग जाए, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिसमें इसके साथ कुछ नाइट्रोजन के यौगिक भी मिले हुए हो, तो तब इस संरचना को हम क्या बोल देते हैं, कैप्सूल या कैप्सिड, ठीक है, पढ़ लेते हैं। यदि यह स्तर केवल पॉलीसैकेराइड द्वारा निर्मित होता है तो इसे स्लाइम परत या स्लाइम लेयर कहते हैं, का नाम दिया जाता है। और यदि इसके निर्माण में नाइट्रोजनस पदार्थ, मतलब नाइट्रोजन वाले कुछ पदार्थ का भी योगदान होता है तो इसे कैप्सूल कहा जाता है। जीवाणु की स्लाइम परत ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। अब वो कैसी भी हो, चाहे वो स्लाइम वाली हो चाहे वो कैप्सूल वाली हो, कॉमन फॉर्म में इसकी परत को क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स जीवाणु की सबसे बेहतरीन संरचना है, और ये क्या काम आता है, जब जीवाणु किसी कोशिका पे अटैक करती है ना। मान लो ये कोई कोशिका है, चाहे जंतु की है चाहे पादप की है, ये बैक्टीरिया जाएगा, इसको क्या करना है, इसको तो अटैक करना है। इसके बाहर ये ग्लाइकोकैलिक्स है,
तो ये ग्लाइकोकैलिक्स जब कोशिका पे अटैक करता है तो ये चिपकने में सहायक होती है, इसको चिपकाती है, पकड़ करके रखती है, ताकि अपना जो काम है, जो डीएनए ट्रांसफर करना है इसको कोशिका के अंदर, जो अपना मटेरियल ट्रांसफर करना है आगे की क्रियाओं के लिए, वो आसानी से कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कई बुक्स में आप उसको ऐसे देखेंगे, ऐसे 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 संरचनाएं बनी होगी किसी किसी बुक के अंदर। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होगी, कोशिका भित्ति होगी। तो कोशिका भित्ति की बात कर लेते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति। जीवाणु कोशिका के प्रोकैरियोटिक स्वरूप के कारण ये यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्नता प्रदर्शित करती है। क्यों? जीवाणु कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? पहले चैप्टर से जब भी ये दो वर्ड आए हैं मैं बार बार समझा रही हूँ, फिर से एक बार समझा देती हूँ। प्रोकैरियोटिक ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। कोशिका के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल है वो ऐसे खुला पड़ा रहता है, मस्त आज़ाद होता है कहीं भी जाने के लिए, तो उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जब कोशिका में डीएनए किसी झिल्ली के द्वारा, और जनरली उस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं, द्वारा परिबद्ध रहता है तो हम उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। तो जीवाणु ऐसा वाला है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, और इसीलिए ये भिन्न है। कोशिका भित्ति की मोटाई व रासायनिक संरचना में ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एवं ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में काफी अंतर है। इसके लिए आप क्या देखेंगे? प्रैक्टिकल, जो ग्राम स्टेनिंग वाला प्रैक्टिकल है वो स्पेशली इसीलिए करवाया गया है। ठीक है, तो इसकी रामायण में वापस डिटेल में नहीं बता रही, प्रैक्टिकल देखिए, क्योंकि वही एक पूरा प्रैक्टिकल है, उसको इसके साथ समझाना मुश्किल है। कोशिका भित्ति की संरचना में एक स्पेशल बात जो अब आ रही है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और दूसरा होता है एन एसिटिल ग्लाइकोसेमिन। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड यानी नैम। शॉर्ट में मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, नैम, और इसको बोलते हैं एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन यानी कि नैग, नाग भी बोल सकते हैं आप। तो नेम और नाग, इनसे मैंने इसको याद कर रखा है, आप भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो थोड़ा सा हाई लेवल का करना चाहते हैं कर लीजिए, इतना बहुत है। ये 1,4 लिंकेज द्वारा संबंध होते हैं। अब ये 1,4 लिंकेज क्या है ये थोड़ा सा अभी समझना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि ये दो प्रोटीन है ना, ये दो संरचना है, एक तो नैम है और एक नैग है। तो ऐसा मान लीजिए कि इसका क्योंकि ये कार्बन तो होगा, एक संरचना है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन है, ये चौथा वाला कार्बन है, तो पहले से चौथा जुड़ा हुआ है, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, इनमें जो बंध बना हुआ है वो पहले से चौथा जुड़ा हुआ है, फिर अगले के पहले से दूसरे का चौथा, ऐसे लंबी लंबी श्रृंखलाएं बन जाएगी। जीवाणु कोशिका का कोशिका द्रव्य या जीवाणु कोशिका की जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कोशिका भित्ति है, फिर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोशिका भित्ति, ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स और अंदर फिर क्या है? कोशिका झिल्ली। एक बार हम उसका नीचे एक लास्ट डायग्राम बनाएंगे। जीवाणु कोशिका की जीव द्रव्य कला एक झिल्ली सदृश्य अर्धपारगम्य लिपोप्रोटीन द्वारा निर्मित कला होती है। इसका मुख्य कार्य जीवाणु कोशिका के भीतर पोषक पदार्थों के आवागमन व अनावश्यक पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि का नियंत्रण करना है। जैसा आप में है ना, हमारी कोशिका क्या करती है? कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है ना। क्या होता है वर्णात्मक पारगम्य? हमारी कोशिका झिल्ली कुछ विशेष पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है। 9th की क्लासेस चल रही हैं, कृपया अटेंड करें, उसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति को समझाया गया है। ठीक है, तो
ये जो है वो क्या करती है कोशिका झिल्ली, कुछ सेलेक्टिव, इसकी भी कोशिका झिल्ली यही काम कर रही है, हर चीज को अंदर नहीं आने देगी। हर चीज को अंदर आने देगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा या हम मर जाएंगे। अगर हमारी भी कोशिका झिल्ली ऐसे काम करने लग गई कि सबको अंदर आने देना, तो दवाइयां भी अंदर आ जाएंगी, जहर भी अंदर आ जाएगा, फिर हम मर जाएंगे। हर कोई जहर खाते भी नहीं मरता ना, क्यों नहीं? क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति कुछ टाइम तक तो उसको अंदर ही नहीं आने देती, कोशिका झिल्ली, है ना, तो वो बचा हुआ रह जाता है। ठीक है, इसीलिए टाइम भी लगता है। इसीलिए तो ये जो है इसकी भी यही कर रही है। इसीलिए बैक्टीरिया कई दवाइयों से, मैंने शायद समझाया भी हो कि हमें डोज दिए जाते हैं दवाइयों के, वो 10 दिन क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया इतनी जल्दी मरेगा नहीं भाई, इसकी कोशिका झिल्ली उस दवाई को अंदर आने ही नहीं देती। आप बार बार दवाई दो 10 दिन, तब जाके इस पर कुछ असर होगा। ठीक है, चलिए, कोशिका कला की कुंडलन या इनफोल्डिंग से मीजोजोम बनते हैं। ये क्या चीज है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये कोशिका भित्ति, ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, अंदर कोशिका झिल्ली। अब जो ये कोशिका झिल्ली है या जीव द्रव्य कला है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ये कोशिका झिल्ली जीव द्रव्य कला अलग अलग है क्या? नहीं, कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जीव द्रव्य कला को इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये दोनों ही एक चीज है। बस इनको क्या है, किसी ने नाम, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो नाम है वो क्रैमर ने दिया था। याद रखें इसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रैमर, छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंतर्गत याद कर सकते हैं। क्रैमर ने इसे सेल मेम्ब्रेन, सी से क्रैमर याद रखो, दोनों में क और सी है ना, सेम प्रोनाउंसिएशन। और जो नागेली थे उन्होंने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दे दिया था, तो दोनों ही नाम चलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि प्लाज्मा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, आपको ये चीज पता है। बैक्टीरिया की संरचना में इतना तो पता है, बैक्टीरिया कैसा जीव है, एक प्रोकैरियोटिक जीव है, तो इसमें कोशिकांगक नहीं होते। माइटोबैक्टीरिया भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। इसमें क्या होता है, ये जो कोशिका झिल्ली है ये कई बार अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाती है, ऐसे, जिसको यहाँ पे बोला है इनफोल्डिंग, यहाँ पे बोला है कुंडलन, और एक संरचना बनाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम। क्या काम करता है ये मीजोजोम? ये मीजोजोम हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये काम जो है बैक्टीरिया में ये मीजोजोम करता है। साथ में ऐसा भी देखा गया है कि लैंगिक जनन में भी इसका कुछ योगदान होता है। ठीक है, तो मीजोजोम यहाँ पे इसमें सिर्फ यही होता है, बाकी कुछ नहीं। और वही क्या होगा, एक न्यूक्लिक अम्ल होगा और कुछ कोशिका द्रव्य पड़ा होगा अंदर थोड़ा बहुत, बाकी कुछ खाद्य पदार्थों का संचय, वही ऑयल की ग्रेन्यूल्स होंगे, कुछ माइक्रो कणिकाएं होंगी, सूक्ष्म कणिकाएं होंगी, वो सब है, लेकिन इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, हम सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं। तो मीजोजोम का निर्माण करता है। चलिए, जीवाणु कोशिका का कोशिका द्रव्य, अब अंदर की बात कर लेते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। जीवाणु के कोशिका द्रव्य में सामान्यतः जल की मात्रा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, डीएनए एवं आरएनए। क्यों डीएनए एवं आरएनए? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर केंद्रक तो है नहीं, तो डीएनए खुला पड़ा रहेगा, इसीलिए वो कोशिका द्रव्य का ही हिस्सा गिना जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम, विटामिन, खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। इतनी सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, पहले 10th में सविता लिखता है, अच्छा कोशिका द्रव्य होता है, उसमें डीएनए होता है और मेसोजोम होता है, बात खत्म। अभी मैंने जैसे बोला कुछ कणिकाएं भी होती है, भाई है तो वो सजीवी एक तरह से जीवाणु, तो उसमें भी ये सारी चीजें पाई जाएंगी, क्योंकि उसको क्रियाएं तो करनी है, श्वसन करना है भाई, जनन करना है, सारी चीजें करनी है। साथ में मैंने आपको जो बोला कि खाद्य पदार्थों का कुछ संचय होता है, वॉल्यूरिन कण होते हैं, जैसे ऑयल के कुछ ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, मतलब तेल की बूंदे हो सकती हैं, अलग तेल होता है वो। तो साथ में स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं वॉल्यूटिन के कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, संचित रहते हैं, मतलब स्टोर रहते हैं। सल्फर और आयरन, जो स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है, जिनको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी कहते हैं, अगर वो बैक्टीरिया है तो उनमें क्या पाया जाएगा, भाई नाम से क्लियर है, उसमें सल्फर और आयरन जैसे कंपाउंड भी मिलेंगे। सल्फर एवं आयरन की उपस्थिति भी कुछ जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में मिलती है।
जीवाणु के केंद्रक क्षेत्र की बात कर लेते हैं अब, जो कि है नहीं, सिर्फ क्या है उसमें डीएनए है। केंद्रक क्षेत्र में डीएनए की मात्रा अधिक व अन्य भाग में आरएनए की मात्रा अधिक होती है। क्या कहना चाह रहा है ये कि ये बैक्टीरिया है, इसमें डीएनए तो सिर्फ केंद्र में होता है और बाकी जगह आरएनए फैला होता है, ऐसे कह रहा है सिर्फ कि केंद्र में तो क्या हुआ, केंद्रक तो है नहीं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से मतलब एक देखें हम तो कहाँ पे ये केंद्र वाली जगह है, तो केंद्र में डीएनए और बाकी जगहों पे आरएनए होता है। क्रोमेटोफोर की उपस्थिति केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में होती है। ये क्रोमेटोफोर क्या है? क्रोमेटोफोर ये है कि साइनोबैक्टीरिया जब हमने पढ़े थे तो मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया की संरचना बताई थी। क्या बताई थी मैम? भूल गए हम तो। साइनोबैक्टीरिया में हमने बताया था कि साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, अंदर की तरफ क्लोरोफिल वाली कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिसकी वजह से ही साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन पादपों में तो क्लोरोफिल एक संरचना के अंदर होता है जिसे हम लवक या प्लास्टिड कहते हैं। एक पर्टिकुलर संरचना होती है पादपों के अंदर, ऐसी डबल मेम्ब्रेन, उसमें होता है क्लोरोफिल। ग्रेना, ग्रेनम ऐसे पढ़ा है ना थोड़ा सा लोअर क्लासेस में, ग्रेना बने होते हैं उसमें, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बस ये छोटे छोटे लंबी लंबी कुछ ट्यूब लाइक संरचनाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। ये भी बताया था। मैम याद तो आ रहा है कुछ धुंधला धुंधला, है ना। तो उन्हीं थाइलेकॉइड को हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्रोमेटोफोर मतलब ये प्लास्टिड जैसी कोई संरचना है, नहीं प्लास्टिड, लेकिन उसके जैसी संरचना है। क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, फोर का मतलब होता है जैसा, कोई कलरफुल संरचना जैसी कोई चीज है, इसे हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इनकी वजह से ये कैसा दिखता है, ब्लू या ग्रीन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषित जीवाणु करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं इनकी मदद से। चलिए अब फाइनल हम एक जीवाणु का स्ट्रक्चर बना देते हैं यहाँ पे, आपकी मेरी सबकी खुशी के लिए। सबसे पहले हमने बात की कि जीवाणु जो होता है उसको जनरली ऐसा बनाया जाता है, आपने भी देखे होंगे सब जगह ऐसे बैक्टीरिया दिखाई देते हैं ना, कार्टून वार्टून, हम भी ऐसा ही बनाते, होता भी ऐसा ही है जनरली स्ट्रक्चर। वैसे गोल भी होता है, कोकस वाले तो गोल होते हैं, ये सब बात हम कर चुके हैं, उसको दोबारा घसीटने का कोई मतलब नहीं है। बेसिलस होते हैं ऐसे रोड शेप, ये कोकस है, गोल शेप होते हैं उनको कोकस, तो हम बेसिलस बनाए जाते हैं जनरली। तो ये तो हो गई इसकी क्या, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है। ऊपर बाहर की तरफ हमने जैसे कहा इसमें कुछ ग्लाइकोकैलिक्स की संरचनाएं होती हैं, जिसको हम ऐसे ऐसे भी बता सकते हैं। आप ऐसे डिजाइन नहीं बनाएंगे, वो तो मैम थोड़ा सा डिजाइनर बना रही है ना, आप तो सिंपल ऐसे डॉट 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 करके कोई लाइन गहरी कर देना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लाइम परत कहते हैं, या ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, या कैप्सूल कहते हैं। ठीक है। अंदर होती है कोशिका झिल्ली। अगर आपने प्रैक्टिकल देखा है तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की संरचना हमने थोड़ी सी अलग बनाई थी, है ना। उसमें वो पॉलीपेप्टाइड की 3 चेन बनाई थी पॉजिटिव वाले में, और नेगेटिव वाले में नहीं बनाई थी। यहाँ हम जनरल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो सारी कहानी नहीं बता रहे इसके, क्योंकि 2 टाइप हो जाएंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है। अब ये कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली की हम बात कर चुके हैं, इसमें क्या होते हैं, वही प्रोटीन और लिपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अंदर की तरफ इनमें खुला हुआ क्या होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, ऐसे बता देती हूँ मैं, न्यूक्लिक अम्ल, जो जनरली क्या है, डीएनए है, क्योंकि आरएनए भी एक न्यूक्लिक अम्ल है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि डीएनए सेंट्रल में होगा और आरएनए जो होगा वो ऐसे फैला हुआ रहता है जगह जगह पे।
ये क्या है, ये पूरा, ये जो पूरा कोशिका झिल्ली के अंदर पूरा पार्ट है, ये कोशिका द्रव्य है। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका झिल्ली को बनाते हैं कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला, क्योंकि जीव द्रव्य को घेर रही है इसलिए जीव द्रव्य कला भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ कण होंगे, जैसे मैंने बोला प्रोटीन होंगे, लिपिड होंगे, और कुछ खाद्य वॉल्यूम ऋण कण हो सकते हैं, है ना, बाकी बस वही कचरा। ये है हमारा प्यारा बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसा बनाना है आपको। तो ये हो गया बैक्टीरिया की बातें। चलिए नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वायरस का जीवन चक्र। हमने वायरस पढ़ा और काफ़ी अच्छा डिटेल में भी पढ़ा, एनसीईआरटी में तो एक पैराग्राफ दे रखा है, हमने उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन एक चीज़ मैंने उसमें नहीं पढ़ाई थी क्योंकि इतना डिटेल में मुझे जाना नहीं था, क्योंकि आज हम स्पेशल लेकर आए हैं, इसलिए वायरस का जीवन चक्र देख लेते हैं। तो वायरस का जीवन चक्र जो है वो 2 तरह से चलता है। मतलब वायरस अपना जीवन कैसे व्यापन करता है, या आप बोल सकते हैं जनन कैसे करता है। जनन पूछे तब भी यही चीज़ है। तो वायरस का जीवन चक्र 2 तरीके से चलता है। एक तो होता है लाइटिक चक्र, अब इसको हिंदी में भी लाइटिक ही कहते हैं, मुझे माफ कर देना। और दूसरा होता है लाइसोजेनिक चक्र। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। इधर हम पढ़ेंगे लाइटिक और इधर हम पढ़ेंगे लाइसोजेनिक। देखो, जो छोटा वर्ड है वो कम टाइम के लिए चलेगा, जो बड़ा वर्ड है वो ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा। मतलब ये छोटा जीवन चक्र है इसका और ये बड़ा जीवन चक्र है। अभी देखोगे तो पता चल जाएगा क्यों है। इस वाले में क्या होता है कि बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया बात कर रहे हैं हम, सिर्फ जीवाणु भोजी का। जीवाणु भोजी क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं पर अटैक करते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, उसकी शक्ल हमने कुछ ऐसी बनाई हुई है, ऐसे पैर। ये क्या करेगा, किसी बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, बैक्टीरिया को बीमारी फैलाने जाएगा। बहुत बीमारी फैलाते हो तुम, हम तुम्हें बीमारी फैलाते हैं, ऐसे कहेगा। क्या करेगा, ये जाएगा इस पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अटैच होके धीरे धीरे क्या करेगा, पहले तो ये सारी चीज़ें गायब कर देगा। ये मैं नेक्स्ट स्टेप इसी पे बना रही हूँ, इसका ऐसे चिपक जाएगा। ये पहले अपनी ऊपर वाली सारी संरचनाओं को गायब कर देगा और ऐसे खुल जाएगा। खुलते ही इसके अंदर क्या है, इसका डीएनए या आरएनए है, क्योंकि दोनों में से एक ही होता है, अपना डीएनए अंदर ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे बैक्टीरिया की संरचना हमने पढ़ी, क्या होता है बैक्टीरिया में, अपना खुद का क्या होता है, अपना खुद का भी डीएनए होता है। मैं इधर अभी साइड में बना रही हूँ क्योंकि हमें इसको प्रवेश कराना है। ये क्या करेगा, जाते ही अपने एंजाइम सिक्रीट करेगा ये वायरस। और क्या करेगा, कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। ठीक है, क्या करेगा, जैसे ही अंदर जाएगा इसके यहाँ पे कट लगाने शुरू कर देगा, इसको तोड़ देगा, डीएनए को तोड़ते ही क्या हो जाएगा, दूसरी स्टेप जो बता रही हूँ मैं, ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे। या तो एक काम कर सकता है कि ये इसके डीएनए को यूज करके अपने एंजाइम बना ले, या इसी के साथ जुड़ जाए। ठीक है, जुड़ जाएगा तो अब मैं ये बना देती हूँ कि ये इसके साथ, देखो ये वाला तो ग्रीन पार्ट तो क्या हो गया, बैक्टीरिया का डीएनए, और वाइट पार्ट जो हो गया वो हो गया वायरस का डीएनए। अब ये क्या करेंगे, जनन करेंगे अंदर। इसने जाते ही अपना, इसका तो काम ही है जनन करना, अंदर जाके अपनी संख्या में वृद्धि करना। ये जनन करेंगे और ऐसे बहुत सारे क्या बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे। अब मैं कॉपी में अलग अलग कलर नहीं बता रही, अपनी कॉपी बना लेंगे। फिर ये बैक्टीरिया जो होगा ये यहाँ से फट जाएगा, बैक्टीरिया फट जाएगा। तो ये जैसे ही बैक्टीरिया फटेगा, इसके अंदर ये जो डीएनए बने हैं ना, ये सब अपने चारों तरफ ऐसा खोल बना लेंगे बैक्टीरिया जैसा। देखो नेक्स्ट स्टेप बता दूं इसका, ये देखो इन सब ने क्या किया,
ये जो थे इन्होंने अपने अपने बैक्टीरिया बनाना शुरू कर वायरस बनाना शुरू कर दिया। ऐसे इनके अंदर क्या है, दोनों के बैक्टीरिया हैं, मिक्सिंग ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मिक्स भी हो सकता है, अकेला भी हो, इसको तो तोड़ दिया, इसका डीएनए तो अब वेस्ट हो गया, ये तो मृत्यु हो गया है। कुछ पार्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये मिला नहीं है और सिर्फ इसका यूज किया है और उसको छोड़ दिया है तो फिर अकेला वायरस वाला ही होगा। इसने अपनी कॉपी बना ली, अब ये यहाँ से फट गया, ये सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, जो वायरसेस हैं वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और एयर में फैल जाएंगे और फिर अगले बैक्टीरिया को अपना शिकार। तो इसमें लाइटिक क्यों कहते हैं, लाइटिक का मतलब खत्म कर देना। इसमें जो बैक्टीरिया था वो मर चुका है, उसको फाड़ दिया, उसका डीएनए भी अलग कर दिया, उसकी मृत्यु करवा दी। इनमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये ज़्यादा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, इसमें होता है वही हमारा प्यारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पे किसने अटैक किया, बैक्टीरियोफेज ने, मतलब ये अटैक कर लिया। अब मैं इसको पूरा नहीं बना के डायरेक्ट चिपका हुआ बता रही हूँ। इसका डीएनए होगा, ये डीएनए कहाँ जाएगा, अंदर। इसका अपना पर्सनल डीएनए है खुद का, ये इसमें भी यही प्रोसेस, ये इसको खत्म नहीं कर सकता भाई। इसमें तो क्या है, डीएनए को तोड़ मरोड़ के खत्म कर देता है, जोड़ेगा इसके कोई चांसेस नहीं है, बस उसके एंजाइम का यूज कर लेता है, उसके डीएनए का यूज करके उसको फेंक देता है। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे जरूरी नहीं है बैक्टीरिया का डीएनए इसके अंदर हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, इसको बोलता है तू भी चल मैं भी चल, अपन दोनों एक दूसरा अपने हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं कि ये बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया का डीएनए और इसमें मैंने वायरस का डीएनए भी ऐड कर दिया। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया खुद जनन करेगा। बैक्टीरिया भी तो जनन करता है, कैसे, विखंडन से, मतलब 1 के 2 बैक्टीरिया, 2 के 4 बैक्टीरिया, ऐसे। बैक्टीरिया में जनन की क्या प्रक्रिया है, विखंडन। संयुग्मन भी होता है लेकिन अभी हम विखंडन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या विखंडन में होगा, 1 से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे बैक्टीरिया बनते हैं। तो मान लो इसने विखंडन किया और बहुत सारे बैक्टीरिया बना लिए। अब जितने भी ये बैक्टीरिया हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जब विखंडन करता है तो क्या करता है, अपनी कॉपी को डबल कर लेता है। जो डीएनए होता है ना, उसको डबल करके फिर विभाजित होता है। देखो यहाँ पे साइड में बताती हूँ, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसमें ये वायरस का डीएनए है और ये खुद का है। खुद का भी होगा तो भी यही प्रोसेस है, वायरस का मिला हुआ होगा तो भी यही प्रोसेस है। इससे 2 बनने, तो 2 बनने से पहले ये क्या करेगा, इसकी कॉपी कर लेगा। इसकी कॉपी कर लेगा, फिर ये 2 में विभाजित हो जाएगा, यहां से कट लग जाएगा, 2 अलग अलग हो गए, 2 बैक्टीरिया बन गए। और दोनों में अपना अपना क्या होगा, पर्सनल डीएनए, ऐसे। तो मान लो ये विभाजित हुआ तो इसमें सब में क्या होंगे, बैक्टीरिया का भी डीएनए होगा और वायरस का भी डीएनए होगा। तो इसको तो बैक्टीरिया, वायरस को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, बैक्टीरिया अपने आप जनन करेगा, अपने आप इसकी संख्या में वृद्धि करा रहा है। यहाँ तो ये काम में लेकर खुद मेहनत कर रहा है, खुद अपनी कॉपी बना रहा है, फिर खोल बनाएगा, फिर फूटेगा और फिर बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ भी क्या कर रहा है, ये इसका उपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है कि मेहनत तू कर, संख्या मेरी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जनन कर रहा है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसका डीएनए। फिर ये वाला साइकिल कब तक चलेगा, ये वाला साइकिल कभी ना कभी लाइटिक साइकिल बन जाएगा और फिर ये अपना वही थोड़े दिन तो रहेगा, जब तक इसको लगेगा अच्छा संख्या बढ़ रही है, बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो, मुर्गा अंडे दे रहा है, देने दो देने दो। फिर इसको लगेगा मुर्गा कुछ काम का नहीं है, अब बाहर निकलना चाहिए, तो ये लाइटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए जो वायरस का डीएनए, ये इससे अलग होके ये वाला प्रोसेस अपना लेगा, मतलब उसके डीएनए को तोड़ मड़ोड़ के अब अपनी संख्या में और वृद्धि कर लेगा। तो बताओ कितने वायरस बन गए, यहाँ पे तो मान लो 10 बन रहे, यहाँ पे पहले तो बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, 10 बनाए, उस 10 से फिर ये हर 10 में 10 बनेंगे, तो कितने बैक्टीरिया हो गए, 100-200 बैक्टीरिया हो गए। तो ये वाला साइकिल थोड़ा खतरनाक है, ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा इजी और छोटा है।
तो ये 2 आप याद रखेंगे। चलिए, इसी के साथ ये जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था नीट और बाकी चीज़ों के लिए, वो यहाँ पे ख़त्म होता है और मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ।